लेकिन क्या होगा अगर ऐसा हो कि अगर यही दोनों देश के बीच कुछ टकराव हो जाए, तो सोचो कैसा हो सकता है। तो अभी के टाइम पे कहानी कुछ वैसा ही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चाइना के बीच बहुत बड़ा ट्रेड वार शुरू हो गया है। अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे यानी कि अमेरिकन शेयर बाजार को देखोगे, तो मोटा मोटी 2% टूट गया है। यही नहीं, अगर आप S&P 500 देखोगे तो मोटा मोटी 3%, पौने 3% टूट गया है। उसके बाद अगर आप रसल 2000 देखोगे तो रसल 2000 में 3% से ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगा। ये सब कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, ये सब एक बहुत बड़ा कंट्री का इंडेक्स है। इंडेक्स में 3-3% का गिरावट आना ये कोई साधारण बात नहीं है। उसी तरह अगर आप फुटसी का मार्केट देखोगे यानी कि यूके का शेयर बाजार को देखोगे, तो यूके का शेयर बाजार भी मोटा मोटी 1% टूट गया है। और उसी तरह अगर आप डेक्स देखोगे यानी कि जर्मनी का शेयर बाजार देखोगे, तो जर्मनी का शेयर बाजार भी 1.5% टूट गया है। और उसी तरह अगर आप कैक देखोगे यानी कि फ्रांस का शेयर बाजार देखोगे, तो फ्रांस का शेयर बाजार भी 1.5% टूट गया है। अब यहां पर यह सब दिखाने का मेरा मकसद क्या था? यह सब दिखाने का मेरा मकसद यही था कि पूरी दुनिया का शेयर बाजार कल का दिन बुरी तरह टूट चुका है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस किया होगा, अगर आप इंडियन शेयर बाजार देखोगे तो इंडियन शेयर बाजार में अभी भी आपको हरियाली देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जिस खबर के वजह से पूरा दुनिया का शेयर बाजार टूट गया है, यानी कि अभी जो मैंने आपको दिखाया, अमेरिकन शेयर बाजार टूट गया है, रसल 2000 टूट गया है, फ्रांस का बाजार, जर्मनी का बाजार जो जिस कारण से टूटा है, वो जो खबर है वो खबर तब आया है जब इंडियन जो मार्केट है वो बंद हो गया था। यानी कि हमारा इंडियन मार्केट कब बंद होता है? 3:30 बजे बंद हो जाता है। अब जिस खबर के वजह से पूरा दुनिया का शेयर बाजार गिरा है, वो खबर हमारा इंडियन शेयर बाजार बंद होने के बाद आया था। तो इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि जब इंडियन शेयर बाजार हमारा फिर से ओपन होगा मंडे को, तो उस समय उस खबर के वजह से हमारा इंडियन शेयर मार्केट में भी भयंकर तरीके से प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया कि पूरी दुनिया का शेयर बाजार इस तरीके से भयंकर तरीके से टूट गया है? तो उसके पीछे एक ही बहुत बड़ा कारण है, वो कारण है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप शांत हो गए थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि पूरा दुनिया का शेयर बाजार कुछ दिनों से हरियाली आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है अपना पुराने फॉर्म में वापस आ चुके हैं। जी हाँ, इस बार उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है, एक ऐसा टैरिफ का खेला खेल दिया है जिसके वजह से पूरा दुनिया का शेयर बाजार टूट गया है। आपको पता है कि पूरा विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई देश है वो है अमेरिका। नंबर 1 पे अमेरिका है। दूसरे नंबर पर अगर कोई देश आता है वो है चाइना। अब पूरे विश्व में ये दोनों देश सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था वाला देश है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा हो कि अगर यही दोनों देश के बीच कुछ टकराव हो जाए, तो सोचो कैसा हो सकता है। तो अभी के टाइम पे कहानी कुछ वैसा ही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और चाइना के बीच बहुत बड़ा ट्रेड वार शुरू हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, लगभग 21 घंटा पहले ये खबर आया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ट्रंप थ्रेटन्स चाइना विद मैसिव हाइक इन टैरिफ। यानी कि ट्रंप ने लगभग 21 घंटा पहले ये वार्निंग दिया था, ये धमकी दिया था चाइना को कि हम लोग चाइना के ऊपर एक जबरदस्त जोरदार टैरिफ लगाने वाले हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यह कारण है, ट्रंप का ऐसा कहना है कि चाइना के पास जो रेयर अर्थ मटेरियल है, अब वो जो मटेरियल है चाइना काफी हद तक अमेरिका में एक्सपोर्ट करता है। तो ट्रंप का ऐसा कहना है कि चाइना के पास जो रेयर अर्थ मटेरियल है, उस मटेरियल को चाइना जानबूझकर अमेरिका में एक्सपोर्ट करने में देरी कर रही है। और जिस देरी करने के वजह से अमेरिकन कंपनीज को काफी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से ट्रंप भड़क चुके हैं। और उनके भड़कने के वजह से उन्होंने 21 घंटा पहले लगभग धमकी दिया था कि हम लोग इस बार चाइना पर बहुत जोरदार टैरिफ लगाने वाले हैं। तो 21 घंटा पहले का ये खबर है। उसके बाद 14 घंटा पहले यानी कि 14 आवर्स एगो आप देख सकते हो, एक और खबर आ जाता है, ट्रंप स्लैप्स एक्स्ट्रा 100% टैरिफ ऑन चाइना। यानी कि लगभग 14 घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। कितना परसेंटेज का लगाया है? एक्स्ट्रा 100% का टैरिफ जो है चाइना के ऊपर अमेरिका ने लगा दिया है। अब आप बोलोगे कि सर एक्स्ट्रा वर्ड क्यों आया? एक्स्ट्रा वर्ड इसीलिए आया क्योंकि इससे पहले ही अमेरिका ने चाइना के ऊपर 30% का टैरिफ लगा दिया था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 100% यानी कि पहले का 30%, अभी का 100%, तो कुल मिलाकर अभी के टाइम पे अमेरिका ने चाइना के ऊपर मोटा मोटी 130% का टोटल टैरिफ लगा दिया है। और आप सोच नहीं सकते इससे कितना ज्यादा हड़कंप मच सकता है पूरा अमेरिकन शेयर बाजार में, चाइना के शेयर बाजार में, एंड पूरा का पूरा विश्व का शेयर बाजार में किस तरीके से हड़कंप मच सकता है, आप इसको सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आपको पता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा टॉप लेवल में अगर कोई देश है तो इंडिया और चाइना है। अब यही दोनों देश के बीच अगर इतना
जोरदार ट्रेड वॉर शुरू होगा, तो इससे क्या होगा कि ना चाइना अमेरिका में ठीक से बिजनेस कर पाएगा, ना अमेरिका चाइना में ठीक से बिजनेस कर पाएगा। अब विश्व का दो बहुत बड़ा इकोनॉमी अगर एक दूसरे के साथ ठीक से बिजनेस ही नहीं कर पाएगा, तो इसका जो इम्पैक्ट है विश्व के बाकी जो देशों से उस पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। और सबसे ज्यादा अगर पड़ेगा तो इंडिया पर पड़ेगा, क्योंकि इंडिया जो है हमारा जो देश है वो ग्रोइंग देश है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इस तरीके से दो बड़े बड़े देशों के बीच, दिग्गज देशों के बीच ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ठीक है, और यही खबर आने की वजह से, जैसे ही ये खबर आया उसके बाद जो दुनिया के बाकी सारा शेयर बाजार है उसमें अचानक से एक बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला। ठीक है, और ट्रम्प ने इतना जोरदार टैरिफ चाइना पर लगाने के बाद उनका एक बयान भी आया है। ट्रम्प ने ऐसा कहा है, ट्रम्प हिट्स चाइना विथ रिटेलिएटरी टैरिफ इन ट्रेड वॉर एस्केलेशन। यानी कि ट्रम्प ने ऐसा कहा है कि मैंने जो चाइना के ऊपर इतना जोरदार टैरिफ लगाया है, तो इससे आप लोग मेरे को दोष नहीं देना, क्योंकि मैंने ये रिटेलिएट किया है, ऐसा ट्रम्प का कहना है। ट्रम्प का ऐसा कहना है कि शुरू इसका चाइना ने किया है। चाइना जानबूझकर रेयर अर्थ जो मटेरियल है वो हमारे देश में एक्सपोर्ट करने में देरी कर रही है, जिसकी वजह से हमारे देश की कंपनीज को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, और इसीलिए मैंने नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया है। यानी कि ट्रम्प अपने देश का अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगाया है, ऐसा ट्रम्प का कहना है। ठीक है, अब देखते हैं आने वाले समय में इसका इंपैक्ट किस तरीके से शेयर बाजार में और दिख सकता है। उसके बाद कहानी यहीं तक खत्म नहीं होता है, डोनाल्ड ट्रंप एक और झटका चाइना को दे देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, सेनेट पासेस बायोसिक्योर एक्ट, यानी कि अमेरिका का जो सांसद है वो एक बायोसिक्योर एक्ट को पास करने वाला है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि ये बायोसिक्योर एक्ट का मतलब क्या है, तो एकदम शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखो, अमेरिका और चाइना के बीच बायोटेक का काफी बढ़िया बिजनेस चलता है, काफी बड़ा बड़ा अमाउंट का बिजनेस चलता है। तो अब जो ये एक्ट आने वाला है, ये एक्ट आने के बाद क्या हो जाएगा कि अमेरिका के साथ जो चाइना का बायोटेक का बिजनेस चलता है, चाइना का जो जो कंपनीज के साथ अमेरिका का बायोटेक का बिजनेसेस चलता है, वो सारा बिजनेसेस एक बार में बंद होने वाला है ये एक्ट आने के बाद। इसके पीछे का रीजन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है कि सिक्योरिटी रिस्क, यानी कि चाइना बायोटेक का काफी ज्यादा गलत इस्तेमाल करता है अमेरिका का, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और इसी रीजन की वजह से अमेरिका और चाइना के बीच जो बायोटेक का बिजनेस चल रहा है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। तो हर तरफ से डोनाल्ड ट्रंप चाइना को बहुत बड़ा बड़ा झटका दे रहा है। अब आने वाले समय में ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि चाइना इसका जवाब कैसे देता है। यानी कि एक तरफ अमेरिका ने 130% का टैरिफ लगा दिया, दूसरी तरफ अमेरिका बायोटेक का बिजनेस चाइना से पूरी तरीके से बंद करने वाला है। तो इतना बड़ा बड़ा झटका जो अमेरिका ने चाइना को दिया है, अब इसका रिएक्ट में चाइना कैसे बदला लेता है, चाइना इसके जवाब में क्या कार्रवाई करता है, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। और इंटरेस्टिंग तो क्या, दो बड़े बड़े दिग्गजों के बीच अगर ट्रेड वार होगा, इस तरीके से लड़ाई होगा, तो इसका इंपैक्ट शेयर बाजार में दिखता है। तो इसके लिए आप तैयारी पहले से ही कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जेपी मॉर्गन, यानी कि एक बहुत बड़ा रेटिंग एजेंसी है, इनका ऐसा कहना है, इनका रिसेंटली एक ऐसा रिपोर्ट आया है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में 2026 तक रिसेशन आने वाला है। रिसेशन का मतलब होता है मंदी आने वाला है। मंदी यानी कि कंपनी को उतना ज्यादा अर्निंग नहीं होगा, लोग बेरोजगार होंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जीडीपी घटेगा, इन्हीं सबको बोला जाता है रिसेशन। तो ये जो जेपी मॉर्गन साहब है, इनका ऐसा कहना है कि 2026 तक अमेरिका में रिसेशन आने वाला है। इसके पीछे उन्होंने बहुत सारे रीजन बोला है। आपको पता है क्या क्या रीजन होगा? डोनाल्ड ट्रंप का अनसर्टेनिटी, यानी कि वो कभी भी कुछ भी फैसला ले रहे हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, क्योंकि टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका में चीजों का प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इस तरीके से बहुत सारा रीजन बोला है। वो सब रीजन आपको भी पता होगा, और यही सब रीजन की वजह से अमेरिका में आने वाले समय में हो सकता है रिसेशन आ जाए, ठीक है, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यूएस में अभी भी शटडाउन चल रहा है। आपको पता है कि दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी अभी तक राजी नहीं हुआ है, जिसके वजह से अमेरिका में अभी भी सरकारी डिपार्टमेंट्स सबके सब बंद है। और सरकारी डिपार्टमेंट्स अमेरिका में बंद होने की वजह से अमेरिका में काफी सारा डेटा जो है वो अभी भी पेंडिंग है। जैसे कि रिसेंटली अमेरिका में जॉबलेस क्लेम का डेटा आने वाला था, लेकिन वो भी पोस्टपोन्ड हो गया। क्यों पोस्टपोन्ड हो गया? क्योंकि अमेरिका में तो सरकार बंदी में है, तो बंदी की वजह से अमेरिका में जो जो डेटा आने वाला था वो सब कुछ पोस्टपोन्ड हो रहा है। और डेटा ही अगर पोस्टपोन्ड हो जाएगा तो भैया जेरोम पावेल सर जी जो है वो रेट कट का फैसला कैसे लेंगे? अगर डेटा ही नहीं आएगा, देखो ये व्यक्ति रेट कट करेंगे कब? जब डेटा वगैरह देखेंगे तभी ना रेट कट करेंगे। अब अगर अमेरिका में बंदी चल रहा है, डेटा ही नहीं आएगा, तो ये व्यक्ति वाला रेट कट करेंगे कैसे? ठीक है, तो हर तरफ से जो परेशानी है बढ़ते ही जा रहा है। और बात अगर गोल्ड की हो तो आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है, जितना ज्यादा बाजार में अनसर्टेनिटी होगा, जितना ज्यादा पूरा विश्व परेशान रहेगा, उतना ज्यादा गोल्ड चमकेगा, सोना चमकेगा। भैया देखते ही देखते 1,24,000 तक पहुंच गया है गोल्ड।
ठीक है, भर भर के पैसा गोल्ड में आते ही जा रहा है। जाहिर सी बात है, जो चीज जितना भागता है रिटेल इन्वेस्टर का नजर उसी पर आ जाता है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने अपनी तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। जरूरी नहीं कि कोई चीज रोज रोज भाग रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी भागेगा, इसकी गारंटी नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करे तो अपने तरफ से बुद्धि का इस्तेमाल जरूर करें। फोमो में आकर कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। तो गोल्ड का चमक खत्म होने वाला नहीं है। एक खबर अच्छा था कि कुछ दिनों से एफआईएस का काफी समय के बाद कमबैक होना शुरू हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप फिर से कमबैक कर लिए हैं। अब देखते हैं मंडे का दिन कैसा रहेगा। क्या मंडे को एफआईएस का कमबैक फिर से हो जाएगा या फिर एक बार फिर से एफआईएस हमारे इंडियन मार्केट में जोरदार बिकवाली करेगा। मंडे का दिन इंडियन मार्केट को देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अब तक वीडियो का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में मैं इतना ही बोलूंगा कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है एक बार फिर से अपने पुराने फॉर्म पर वापस आ चुके हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप का नजर अभी के टाइम पे हमारे इंडिया पर नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आप चले जाओगे तो ट्रंप हमेशा इंडिया को टारगेट करते थे, हमेशा इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाते थे। याद है ना आपको? पूरी दुनिया पर ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, लेकिन इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप का नजर अभी के टाइम पे इंडिया से हट के अभी के टाइम पे भैया कहां चला गया है? चाइना पर चला गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए पॉजिटिव जरूर है, लेकिन एक एंगल से नेगेटिव क्या है कि ये जो दोनों देश है, यानी कि अमेरिका और चाइना जो दोनों देश है, बहुत बड़ा दिग्गज इकोनॉमी है। अब इन दोनों के बीच ट्रेड वार होगा तो इसका इनडायरेक्टली असर जो है वो इंडियन मार्केट में भी दिखेगा, पूरे विश्व में दिखेगा। तो अभी के टाइम पे अगर आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना है तो न्यूज के ऊपर आपको पूरी तरीके से डिपेंड हो जाना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी न्यूज आ रहा है और उस न्यूज का जो इंपैक्ट है डायरेक्ट शेयर बाजार में दिख रहा है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अब चलिए आप लोगों का कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट है, उन कमेंट्स का भी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला सवाल मनीष कुमार जी की तरफ से आया है, सर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कितने टाइम का आरएसआई को देखना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। मनीष कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई है जो स्विंग ट्रेडिंग 4 आवर का टाइम फ्रेम में करता है, कोई है जो स्विंग ट्रेडिंग 1 डे का टाइम फ्रेम में करता है, तो कोई ये भी है कि स्विंग ट्रेडिंग 1 वीक का टाइम फ्रेम में करता है, और कोई ये भी है कि स्विंग ट्रेडिंग 1 मंथ का टाइम फ्रेम में करता है। सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी है। आपको यह देखना है कि आप जो स्विंग ट्रेडिंग करते हो कौन सा टाइम फ्रेम देखते हो। 4 आवर टाइम फ्रेम देखते हो तो भैया आपको आरएसआई 4 आवर में यूज करना है। 1 डे का टाइम फ्रेम का आपका स्ट्रेटेजी है तो 1 डे का आपको देखना चाहिए। डिपेंड ये करता है कि आपका कौन सा स्ट्रेटेजी है, कौन सा टाइम फ्रेम आप देखते हो, उसी टाइम फ्रेम में आपको आरएसआई देखकर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। इतना क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट सवाल है सूरज दुबे जी की तरफ से, भैया जो लोग शेयर मार्केट में बिगिनर है वो कम प्राइस में स्टॉक कौन सा ले। तो सूरज जी, पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपका जो सवाल है ये सवाल ही गलत है। आपने पूछा कि कम प्राइस वाला शेयर कौन सा ले, तो कम प्राइस ज्यादा प्राइस के चक्कर में अगर आप शेयर बाजार में जाओगे तो पूरी तरीके से डूब जाओगे। कहने का मतलब यह है कि मान के चलते हैं एक ए नाम का स्टॉक है जिसका एक शेयर का भाव है 1 रुपया, एक शेयर का भाव है 1 रुपया, और एक बी नाम का शेयर है जिसका एक शेयर का भाव है 10,000 रुपया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि ये जो एक ए नाम का शेयर है इसका एक शेयर का प्राइस है 1 रुपया, आपने क्या किया इसका 10,000 क्वांटिटी खरीद लिया। कितना खरीदा? 10,000 क्वांटिटी आपने शेयर को खरीद लिया। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? अब एक शेयर का भाव अगर एक रुपया है और आपने 10,000 शेयर खरीदा तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा 10,000 रुपया। उसी जगह मैंने इस कंपनी के शेयर को एक ही क्वांटिटी खरीदा। अब अगर मैंने इस कंपनी के शेयर को एक ही क्वांटिटी खरीदा तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? अब ये जो बी नाम का कंपनी का शेयर का एक शेयर का ही भाव है 10,000 रुपया, तो मेरा भी इस कंडीशन में जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 10,000 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, आपने खरीदा 10,000 क्वांटिटी शेयर लेकिन आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 10,000 रुपया। मैंने खरीदा एक क्वांटिटी शेयर लेकिन इस कंडीशन में भी मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया वो 10,000 ही रुपया हुआ। मैंने खरीदा एक शेयर, मेरा इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया, आपने खरीदा 10,000 शेयर, आपका भी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपया। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा आपका या फिर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो किस अमाउंट के बेसिस पर होगा? क्वांटिटी के बेसिस पर होगा या फिर इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर होगा? भैया इसके बेसिस पर होगा। यानी कि अगर आपका पैसा ग्रो होगा तो ये 10,000 के बेसिस पर ग्रो होगा, डूबेगा तो 10,000 के बेसिस पर डूबेगा। उसी तरह मेरा भी अगर ग्रो होगा पैसा तो इस अमाउंट के बेसिस पर होगा, ठीक है। तो क्वांटिटी नहीं भैया क्वालिटी के पीछे जाओ, ये बात मैं बार बार समझाता हूं। बिगिनर हो तो 1 रुपया 2 रुपया वाला स्टॉक आपको अच्छा लगता होगा, तो डेफिनेटली मैं भी जब नया था अच्छा लगता था, लेकिन अच्छा लगने से कुछ नहीं होता है। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको अगर 1,000 केजी लोहा दूं और 1 केजी सोना दूं तो आप कौन सा लोगे? 1 केजी
सोना लोगे ना तो उसी तरह शेयर बाजार में क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी को देखना चाहिए। और इसी तरीके का ज्ञान लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला सवाल सत्य कुमार जी की तरफ से आया है, ईटीएफ में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली आप ईटीएफ में लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ईटीएफ भी एक स्टॉक की तरह होता है, आप उसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हो, आप उसको कभी भी बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। तो ईटीएफ जो होता है वो एक स्टॉक की तरह ही होता है। इतना क्लियर हो गया ना? तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैं जिस ब्रोकर को यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। और अभी के टाइम पे शेयर बाजार में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गया है, कभी भी कहीं से भी कुछ खबर आ रहा है तो उसका असर शेयर बाजार में दिख रहा है। तो अभी के टाइम पे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे तो संभल के करे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, पैसा डूबने का डर होता है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करे, अपने रिस्क पर करे। अगर आपको ये सीखना है कि पेनी स्टॉक्स को कैसे खोजा जाता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।